9 सितंबर 2019 को इंडिया का 980 करोड़ या तकरीबन 1000 करोड़ का स्पेस मिशन चंद्रयान-2 नाकाम हो जाता है। बल्कि नाकाम तो नहीं कहना चाहिए, यह कहना बेहतर होगा कि वो अपने पूरे हदफ को नहीं पहुंच सकता। होता यूं है कि 9 सितंबर को अचानक इंडिया के स्पेस मिशन का जो मून लैंडर होता है चंद्रयान-2, वो कनेक्शन लूज कर देता है बिल्कुल लैंडिंग से कुछ मिनट पहले ज़मीन के क्रू के साथ। तो फिर ज़मीन के क्रू को मालूम ही नहीं होता आया कि उसने लैंड किया है, नहीं किया, किस तरह किया है। तो ये ओवरऑल कामयाब ही होता है इस वजह से कि जो रॉकेट कैरी कर होता है मून लैंडर को, वो ज़मीन के गिर्द अपने सही चक्कर काटता है, जिसमें हर चक्कर के बाद वो ज़मीन से थोड़ा दूर होता है। फिर वो चाँद के गिर्द भी सही चक्कर काटता है, फिर मून लैंडर डिटैच भी सही होता है और बिल्कुल सही तरह चाँद की तरफ जाता है। बिल्कुल लैंडिंग के कुछ देर पहले वो कनेक्शन लूज़ कर देता है। लेकिन जो भी है, ये कुछ कम अकल पाकिस्तानियों के लिए बड़ी खुशी की खबर होती है। तो वो इस पर बहुत मीम्स भी बनाते हैं और इस तरह मीम्स बनाते हैं जैसे उनकी अपनी तो कॉलोनीज़ है चाँद के ऊपर, कि इंडिया तो नाकाम हो गया, हमने तो कॉलोनीज़ बनाई हुई है चाँद के ऊपर। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा और हैरानगी तो पाकिस्तान की दो ऐसी शख्सियत पर आई हैं जो पाकिस्तान की साइंस और टेक्नोलॉजी की फील्ड के अंदर बहुत अहम मकाम रखती थी। उनमें से एक शख्सियत ने तो अभी इंडिया के नया जो स्पेस मिशन है चंद्रयान-3, उसका भी मजाक उड़ाया कि चाँद पर ये मिशन भेजने की क्या ज़रूरत है, हालांकि हमें चाँद तो वैसे भी नज़र आ रहा है। तो इनमें से एक शख्सियत थी जो 2019 के अंदर पाकिस्तान के मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी थे, उनका नाम था फवाद चौधरी, और जो दूसरे थे वो मिलिट्री स्पोक्स पर्सन थे आसिफ गफूर। दोनों ने उस टाइम के इंडिया के स्पेस मिशन चंद्रयान-2 का बड़ा मजाक उड़ाया था। फवाद चौधरी ने तो बड़ी ट्वीट्स भी की थी कि भाई अब ये मून लैंडर इंडिया के अंदर ही लैंड करेगा, इसने अब चांद के ऊपर तो लैंड करना नहीं है। साथ साथ वो कहते थे कि इंडिया के अवाम को तो चाहिए कि अब मोदी से जवाब मांगे कि आपने 1000 करोड़ ऐसे फजूल मिशन के ऊपर क्यों ज़ाया कर दिया जो नाकाम हो गया। लेकिन मेन वो इंडिया का मजाक नहीं उड़ा रहे थे, वो पाकिस्तानी अवाम का भी मजाक उड़ा रहे थे कि भाई हमने तो आज तक कोई मिशन नहीं भेजा, हमने तो कभी भेजा ही नहीं है, तो नाकाम ही नहीं हुआ, हम तो फायदे में रह गए हैं। उल्टा फिर वो पाकिस्तानियों को भी जोश दिलाएं कि आप भी मीम्स बनाएं, तो पाकिस्तानी भी मीम्स बनाना शुरू हो गए कुछ कि सही है भाई इंडिया का मजाक उड़ा, उन्होंने तो बड़ी नाकामी देख लिया। हालांकि उनको पता नहीं है कि इंडिया स्पेस रेस के अंदर बहुत आगे निकल चुका है। 1962 से जब से इंडिया के जो थे विक्रम साराभाई, उन्होंने इस स्पेस प्रोग्राम को शुरू में लॉन्च किया था, तब से आज तक इंडिया पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा आगे निकल चुका है। इंडिया ने तो 1990 से अब तक पता नहीं 300 से ऊपर सैटेलाइट्स, फॉरेन सैटेलाइट्स ऑर्बिट्स के अंदर भेज चुका है। उनकी वजह से इंडिया ने रेवेन्यू कितना ज़्यादा कमाया आप ये देखें। 2018 से 2022 के अंदर इंडिया ने तकरीबन $90 मिलियन से ऊपर कमाए थे, सिर्फ फॉरेन सैटेलाइट्स को इंडिया ने भेजा था ऑर्बिट्स के अंदर। अच्छा, दूसरी शख्सियत थी आसिफ गफूर, ये पाकिस्तान मिलिट्री के उस टाइम स्पोक्स पर्सन थे, और इन्होंने कोई इस तरह की ट्वीट की थी कि इंडिया ने तो जो कनेक्शन लूज़ किया है मून लैंडर से, सोचें कितना ज़्यादा कनेक्शन लूज़ किया होगा। पता नहीं कश्मीर के अंदर जब इंटरनेट कनेक्शन उन्होंने ख़त्म किया था तो उस वजह से तो उसका दर्द कितना ज़्यादा होया होगा। ये जो मून लैंडर का कनेक्शन है, मुझे भी सही ट्वीट याद नहीं है, लेकिन कोई इसी तरह का था, उन्होंने दोनों को मिक्सअप करके ट्वीट कर दिया था। खैर, मैं पहली बात तो ये करूँगा कि इंडिया ने जो कश्मीर के अंदर उस टाइम इंटरनेट शट डाउन किया था, उसको तो एमनेस्टी इंटरनेशनल और यूएन ने भी क्रिटिसाइज़ किया था कि ये तो ह्यूमन राइट्स वायलेशन है किसी को इंटरनेट ना देना, और फिर इतनी ज़्यादा फ़ौज उस टाइम वहाँ पर ले आए। और थर्ड ये कि जो कश्मीर की अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप थी उसको जेल के अंदर कर दिया और ये फैसला किया। तो इस लिहाज से तो मैं इसके बिल्कुल अगेंस्ट था कि जो इन्होंने फैसला किया वो बिल्कुल खिलाफ था कश्मीरी लोगों के राइट्स के। लेकिन मेरा सवाल आसिफ गफूर साहब से ये है कि आप तो मिलिट्री के स्पोक्स पर्सन हैं, आपने इंडिया को इस बात पर क्रिटिसाइज़ किया, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पिछले 20 साल से पाकिस्तान के स्पेस प्रोग्राम के हेड ही सारे मिलिट्री के बंदे थे। और हैरानगी की बात यह है कि उनमें से मुश्किल से ही किसी ने बीएससी से ऊपर पढ़ाई की थी, कुछ शायद एक बीच में एमएससी भी था, बाकी सारे बीएससी, किसी ने इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर की हुई, किसी ने मैकेनिकल इंजीनियर की, और वो स्पेस प्रोग्राम के हेड हैं। और पिछले 20 साल से पाकिस्तान ने स्पेस प्रोग्राम में कोई तरक्की नहीं की, सिवाय इसके कि कुछ जियो स्टेशनरी एक सैटेलाइट चाइना से भिजवा दी और बाद में रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट दोबारा चाइना से कहकर उनके स्पेस रॉकेट से लॉन्च कर दी। तो ये कोई अचीवमेंट तो नहीं है। पाकिस्तान का स्पेस प्रोग्राम लॉन्च किया था 1961 में डॉक्टर अब्दुल सलाम ने, जो खुद नोबेल प्राइज विनर थे फिजिक्स के अंदर। तो बहुत अच्छे बंदों ने इसका स्टार्ट किया था, और पाकिस्तान ने 1961 से 72 के अंदर 200 के करीब साउंडिंग रॉकेट्स भेजे थे खला के अंदर, यानी कि इन रॉकेट्स के साथ कोई खलाई शटल या सैटेलाइट नहीं अटैच की जाती है, डायरेक्टली भेजे जाते हैं टेस्ट के लिए। तो पाकिस्तान ने साउथ एशिया का पहला कंट्री था जिसने काम शुरू किया था, और अरब वर्ल्ड और मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर भी पहला कंट्री था। लेकिन उसके बाद जल्द ये प्रोग्राम बैठना शुरू हो गया। वो इस तरह के डॉक्टर अब्दुल सलाम को अगलों ने फारिग किया, फिर नए बंदे, कोई एयर मार्शल आ गए,
और 1970 से 80 के दरमियान तो इस प्रोग्राम को कन्वर्ट कर दिया मिसाइल प्रोग्राम के अंदर के पाकिस्तान के साइंटिस्ट ये जितने भी थे यहाँ पे इनको कह दिया कि आप मिसाइल बनाएं अब, क्योंकि इंडिया के साथ फड्डे चलना शुरू हो गए 1971 की वार के बाद, तो वो उधर काम शुरू हो गया। फिर 1980s के अंदर ज़ालक के दौर के अंदर फिर कोई और PF के शायद कोई बंदे आए थे और प्रोग्राम को एटॉमिक के अंदर कन्वर्ट कर दिया, यानी कि सारे बंदों को साइंटिस्ट को भेज दिया कि आप एटम बम बनाए। अब एटम बम बनाना इस लिहाज से सही था कि उस टाइम की एक ज़रूरत भी थी और ये भी काफ़ी बड़ी एक मिलिट्री अचीवमेंट थी एटम बम बनाना भी, तो मैं इसको तो प्रेज़ करता हूँ। लेकिन इसके लिए अलग साइंटिस्ट रखे जा सकते थे जिस तरह इंडिया ने किया था। इंडिया ने तो 1950s के अंदर अपने एटॉमिक एनर्जी के बजट से अलग बजट निकाल कर स्पेस प्रोग्राम, जो उस टाइम का छोटा सा था, वो मेन स्पेस प्रोग्राम था ही नहीं, लेकिन कुछ स्पेस के अंदर रिसर्च हो रही थी, तो वो एटॉमिक एनर्जी के बजट से लेकर इधर देते थे। और पाकिस्तान ने क्या किया कि स्पेस प्रोग्राम से जो बिल्कुल सही नहीं चला था ऑलरेडी 1975 के अंदर इंडिया ने अपनी पहली सैटेलाइट लॉन्च कर दी थी खला के अंदर अपने रॉकेट से। साउंडिंग रॉकेट्स चलाने बाद में शुरू की पाकिस्तान के, और 1975 के अंदर अपनी पहली खलाई शटल भी भेज दी ऊपर अपनी ही रॉकेट से। तो उस दौर के अंदर पाकिस्तान का स्पेस प्रोग्राम सही नहीं चल रहा था, तो उस टाइम पर सारे साइंटिस्ट को यहाँ से हटाकर एटॉमिक प्रोग्राम में डाल देना थोड़ी सी उल्टा पुल्टा हो गया था काम। उसके लिए अलग साइंटिस्ट रखे जा सकते थे। और ये भी है कि पाकिस्तान के उस दौर के अंदर तो अमेरिका के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। पाकिस्तान तो अपनी रिसर्च के लिए 1961 के अंदर जब लॉन्च किया था डॉक्टर अब्दुल सलाम ने, तो उनके तो अमेरिका के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात थे और पाकिस्तान के कई साइंटिस्ट जाते थे अमेरिका के अंदर ट्रेनिंग के लिए, नासा अकेडमीज में भी जाते थे, हालांकि इंडिया के नहीं जाते थे, तो पाकिस्तान के जाते थे और वो उस टाइम ट्रेनिंग कराते भी थे। लेकिन पाकिस्तान अपने स्पेस प्रोग्राम को उतना मजबूत नहीं कर सका था। पाकिस्तान ने अपनी पहली सैटेलाइट तो 1990 में बनाई थी, बदर उसका नाम था, और उसको पाकिस्तान ने पहले तो कहा कि हम खुद लॉन्च करेंगे, फिर अपने रॉकेट तो सीधे थे कोई नहीं, तो फिर चाइना को कहा और चाइना ने लॉन्च किया। तो कोई बड़ी मिलिट्री माइट नहीं थी, स्पेस माइट नहीं थी। लेकिन 1990s में इंडिया ने एक और रॉकेट लॉन्च करना शुरू कर दिया। ये थोड़े थे मीडियम रेंज रॉकेट और इनकी जो थी लोड उठाने की सलाहियत वो पता नहीं 2000 kg से 10,000 kg थी, अच्छी खासी ये लोड उठा सकते थे। तो 1990s के अंदर तो इंडिया ने ये रॉकेट बनाना शुरू कर दिया और इनसे अपनी खलाई शटल्स लॉन्च करता था। इसी दौरान इंडिया ने अपना रिमोट सेंसिंग और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स भी लॉन्च करना शुरू कर दी, क्योंकि इंडिया ने अपने IT सेक्टर को भी बड़ा मजबूत किया हुआ था। 1990s में IT सेक्टर अगर $150 मिलियन का था, 2000 में तकरीबन हो गया ये $5 बिलियन का, और इस टाइम ये $180 बिलियन से बड़ा सेक्टर है। मतलब पाकिस्तान के GDP के हाफ तक तो इंडिया का IT सेक्टर आ जाता है। तो खैर ये IT सेक्टर की भी बदौलत हुआ था कि उन्होंने ये सारे सेंसर्स और ये सारी चीज़ें और सारा जो टेलीकम्युनिकेशन का इक्विपमेंट था ये उन्होंने प्रोवाइड किया था। तो 1998 की जो कारगिल वार थी उसके अंदर इंडिया ने लॉन्च किया था अपना GPS सिस्टम, क्योंकि इनको GPS नहीं दे रहा था अमेरिका, तो उन्होंने अपना GPS सिस्टम भी लॉन्च कर दिया। और आज इंडिया की हर गाड़ी के अंदर इंडिया का GPS ट्रैकिंग सिस्टम लगा हुआ है, वो ट्रैक करता है इंडिया की गाड़ी कहाँ पे है। तो बड़ी अचीवमेंट की है इंडिया ने इस मैदान में। 2000s के बाद पाकिस्तान के अंदर परवेज मुशर्रफ आ गए, मिलिट्री डिक्टेटरशिप आ गई, उन्होंने कहा मैं स्पेस प्रोग्राम को बड़ी तरक्की दूंगा, हालांकि दी कोई नहीं, कोई खास तरक्की नहीं उस दौर के अंदर। इंडिया ने 2003 के अंदर जब चाइना ने अपने स्पेस में भेजे थे, तो उस टाइम जो थे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर उन्होंने कहा कि अब इंडिया को भी अपना स्पेस प्रोग्राम और मजबूत कर देना चाहिए। तो इसी वजह से 2008 के अंदर फिर इंडिया ने अपना चंद्रयान 1 लॉन्च किया था। वो सक्सेस नहीं हुई थी, लेकिन यह है कि स्टार्टिंग था। उसके बाद फिर चंद्रयान 2 लॉन्च किया 2019 में, वो भी सक्सेस नहीं हुआ, लेकिन सही है, सक्सेस पहली अचीवमेंट या दूसरी अचीवमेंट में तो नहीं आती ना। इंडिया ने जो भी मैंने आपको बताया कि मीडियम रेंज रॉकेट्स, हैवी रॉकेट्स PSLV जो लॉन्च किए थे 1990 के अंदर, वो भी कई शुरू में नाकाम हुए थे। तो ये जो PSLV थे मीडियम लिफ्ट रॉकेट्स जो 1990s में इंडिया ने लॉन्च किए थे, उन्होंने इंडिया को बड़ा फायदा दिया था। इन्हीं पर इंडिया ने बेताशा सैटेलाइट्स भेजी ऑर्बिट्स के अंदर 1990 से 2018 तक। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया 300 से ऊपर फॉरेन सैटेलाइट्स भेजी थी इंडिया ने इसी के जरिए। फिर इंडिया ने इसी के जरिए अपनी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स और रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स भी भेजी थी। और 1998 में जब इंडिया ने अपना GPS सिस्टम लॉन्च किया था, तो वो भी इसी के थ्रू भेजा था। और फिर इसी के थ्रू इंडिया ने अपना चंद्रयान 1 जो था मून लैंडर, वो भी इसी के साथ अटैच करके भेजा था, अगरचे वो कामयाब नहीं हो सका था। और उसके बाद इंडिया ने अपना GSLV उससे भी ज्यादा हैवी रॉकेट बनाना शुरू कर दिया था। और ये पहली जो लॉन्चेस थी उनके अंदर कामयाब नहीं हुआ। इसी तरह होता है, पहली अंदर कोई चीज कामयाब नहीं होती। इंडिया के भी इस रॉकेट की पहली 6 लॉन्चेस तकरीबन कामयाब नहीं हुई थी, लेकिन बाद में फिर कामयाब होना शुरू हो गई। फिर इसी का अपग्रेड मॉडल था LVM-3 मेरा ख्याल है उसका नाम था, शायद करेक्ट ना हो तो मैं पिक्चर पोस्ट कर दूंगा। तो उसको इंडिया ने इसी का एक अपग्रेड मॉडल बनाया था और उस पर अब चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया। तो नाकामियां तो होती रहती हैं स्पेस के अंदर, इसमें इसका मजाक उड़ाने वाले तो वही बंदे होते हैं जो अपनी कौम को बेवकूफ बना रहे होते हैं। तो पाकिस्तान का खुद का स्पेस प्रोग्राम तो इंतहाई वीक था। इन्हीं के दौर के अंदर पाकिस्तान ने स्पेस के अंदर तकरीबन कोई भी तरक्की नहीं की। पाकिस्तान का इस टाइम का स्पेस प्रोग्राम का जो टारगेट है वो ये है कि 2040 के अंदर हमने पहली खलाई
इंडियाई शटल अपने रॉकेट के जरिए लॉन्च करनी है ऑर्बिट के अंदर। हालांकि इंडिया ने यह काम 1975 में कर लिया था। हालांकि पाकिस्तान कर भी सकता था, पाकिस्तान ने उस टाइम नहीं किया कि फिर अपने जो साइंटिस्ट थे कभी कहीं और लगा दे, कभी कहीं और लगा दे, कभी बजट ही नहीं दिया, फिर मिलिट्री के बंदे लीडर लगा दिए जिनको पता ही नहीं है कि रॉकेट्स किस तरह बनते हैं, उन्होंने तो BS की हुई है। अब 2040 का भी टारगेट मुझे नहीं लगता पूरा होगा कि पाकिस्तान का तो अगले साल का इकोनॉमी का टारगेट पूरा नहीं था। हम हर 6 महीने बाद IMF के पास दोबारा कर्जे लेने जा रहे थे, हमें तो पता नहीं था इकोनॉमी को अगले 6 महीने के लिए मैनेज किस तरह करें। हम 20 साल के बाद का टारगेट किस तरह अचीव कर सकते हैं, और जानबूझ के रखा भी इतना दूर है कि अचीव ना ही करे, किसी और की हुकूमत होगी तो वो जाने और टारगेट जाने। इंडिया का जो स्पेस प्रोग्राम है वो तो इतना सक्सेसफुल हो गया कि अब तो कई तरक्की याफ्ता जो फॉरेन कंट्रीज हैं, जिस तरह UK है, USA है, इसराइल है, स्विट्जरलैंड है, ये भी अपनी सैटेलाइट्स इंडिया को देते हैं कि वो लॉन्च करे, क्योंकि इतना सस्ता प्रोग्राम हो गया कि इतनी एफिशिएंसी आ गई है। तो बस जी इतनी सी वीडियो थी, बस मैंने यही बात करनी थी, क्योंकि फवाद चौधरी उन्होंने इस बार दोबारा ट्वीट की थी कि हमें चांद तो वैसे ही नजर आता है, चंद्रयान 3 भेजने की क्या जरूरत है। तो मुझे उस पर आया अच्छा खासा गुस्सा। मैंने कहा यार कमाल हो गया, आप तो ये बात कर रहे हैं भाई नजर आता है तो मतलब हम कोई मिशन ना लॉन्च करें। नजर तो उस बंदे को भी आया था जो इस दुनिया में पहले बंदे आए थे, उनको भी नजर आ रहा था। नजर तो जानवरों को भी आता है, लेकिन इंसानों में फ़र्क ये है कि वो फिर उसकी रिसर्च करते हैं, उस मैदान में आगे जाने की कोशिश करते हैं। मगर इन्होंने तो बड़ी इस तरह अजीब सी बात कर दी कि हमें नज़र आ रहा है, हमें तो कोई ज़रूरत ही नहीं है।